सोना अपने लाडले बेटे अमित और पति आनंद के साथ रहा करती थी। अमित एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, संडे का दिन होता है। सोना काम कर रही होती है कि तभी अमित अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से बोलता है, वो माँ, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? वो माँ, मैं क्या सोच रहा था, वो मौसी मेरी शादी के लिए बोल रही थी, पर शादी। अमित इस तरह से अपनी माँ के सामने हिचकिचाने लगता है। अमित की हिचकिचाहट देखकर सोना समझ जाती है और अमित से बोलती है, साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि माँ मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी शादी करवा दो, और मैंने लड़की भी देख रखी है। हाँ माँ, मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसका नाम रीना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप उससे एक बार मिलना ना, वो आपको भी जरूर पसंद आएगी। अरे मेरे बेटे की पसंद ही मेरी पसंद है, बस तू मुझे इतना बता कि रिश्ते की बात करने के लिए मैं कब जाऊँ। इस तरह से कुछ ही दिनों में सोना अपने बेटे की शादी उसकी मनपसंद की लड़की रीना से करवा देती है। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रीना भी ऑफिस का काम करना छोड़ देती है और घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से उठा लेती है। रीना एक बहुत संस्कारी लड़की थी, इसलिए कभी भी रीना और सोना के बीच लड़ाई नहीं होती। ऐसे ही एक दिन की बात है, सभी लोग रात के समय डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी रीना को उल्टियां होने लगती है और रीना भागती हुई वॉशरूम की ओर जाती है और उल्टियां करने लगती है। ये देखकर अमित थोड़ा घबरा जाता है। माँ, पता नहीं रीना को क्या हो रहा है, एक दो दिन से उसे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं रीना को देख कर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ, बहू को देख कर आओ और उसका थोड़ा ख्याल रखा करो, गर्मी ज्यादा है, शायद इस वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं। अब अमित रीना को देखने के लिए जाने लगता है कि तभी रीना आ जाती है और अमित रीना से बोलता है, रीना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अब पहले से ठीक हूँ। अमित बेटा, मुझे बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए तो कल बहू को और अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाना। कुछ दिनों से तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं कल ही माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब अगले दिन अमित अपनी माँ और रीना को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने अमित से बोलती है, अमित जी, डरने की कोई बात नहीं है, आप तो बस खुशियाँ बनाइए और मिठाइयाँ बांटिए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और तो और आपकी माँ भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए आपके घर में डबल डबल खुशियाँ हैं। ऐसे समय में अब आपको ही अपनी माँ और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर मानो अमित के तो होश ही उड़ जाते हैं। अमित मन ही मन सोचता है, क्या मेरी माँ प्रेग्नेंट है? हे भगवान, ये क्या हो गया? रीना के साथ माँ भी प्रेग्नेंट है। हे भगवान, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो सब क्या सोचेंगे? सब मेरा और मेरे परिवार का कितना मजाक बनाएंगे। माँ ने तो मुझे शर्मिंदा करके छोड़ दिया, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे जिस उम्र में उनको अपने पोता पोती के साथ खेलना चाहिए, वो खुद माँ बन रही है। नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं माँ से भी कह दूंगा कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को कुछ न बताए। जहाँ अमित ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, वहीं डॉक्टर ने ये बात सोना को बता देती है। अब अमित अपनी माँ और बीवी के साथ घर जाता है और घर जाते ही अपनी माँ से बोलता है, माँ, आपकी वजह से आज मेरा सर शर्मिंदगी से झुक चुका है। अगर किसी को पता चल गया कि आप माँ बनने वाली हैं, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में किसी को ना बताएं, और जब बच्चे के होने का समय होगा तब मैं कुछ करके आपको इस घर से दूर भेज दूंगा। अमित की ये बात सुनकर सोना बहुत दुखी होती है और चुपचाप उसकी सारी बातें मान लेती है। अब घर में अमित और सोना के अलावा और किसी को नहीं पता होता कि सोना भी प्रेग्नेंट है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रीना को कुछ खट्टा खाने का मन करता है। इसलिए एक दिन रीना अमित से बोलती है, अमित, मेरा बहुत दिनों से कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, घर में अचार भी नहीं बचा, इसीलिए शाम को जब तुम ऑफिस से घर आओगे तो मेरे लिए इमली या तो फिर कच्चे आम ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अब इस तरह से शाम को अमित कुछ इमलियाँ लेकर आता है, जिसे थोड़ा सा रीना खाकर टेबल पर रख देती है। अब इमली देखकर सोना का भी मन मचल उठता है और वो भी इमली खाने लगती है। पर तभी सोना की एक पड़ोसन वहाँ आती है और सोना को इमली खाता देख उससे मजाक करते हुए बोलती है,
अरे क्या बात है सोना बहन, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे सास बहू दोनों ही गर्भवती है। जितना पेट तुम्हारी बहू का है उतना ही तुम्हारा भी निकल चुका है। जिस तरह से तुम्हारी बहू खट्टी चीजें खाती है उसी तरह से तुम भी इमली लेकर बैठी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में डबल खुशखबरियां आने वाली है? अरे नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मन किया तो खा लिया। पेट का क्या है, उम्र के साथ तो ये भी बढ़ रहा है। इस तरह से सोना उस समय तो झूठ बोल देती है, पर जब अपने कमरे में जाती है तो खुद से बोलती है, आखिर कब तक मैं इस प्रेगनेंसी के बारे में दुनिया वालों से छुपाती रहूंगी? आखिर एक ना एक दिन सबको पता ही चल जाएगा इसका। दुनिया वाले मुझे ताने मार मार के मार ही डालेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे की वजह से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाए। ये सोचकर सोना हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप कुछ भी करके इस बच्चे को गिरा दीजिए। पर सोना जी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने आपका अभी अबॉर्शन किया तो आपकी जान जा सकती है। आपकी उम्र हो चुकी है, ऐसे समय में आप इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। डॉक्टर ने सोना को काफी समझाती है, पर सोना नहीं मानती। अब ना चाहते हुए भी डॉक्टर ने आनंद और अमित को हॉस्पिटल बुलाती है। जैसे ही ये खबर रीना को मिलती है उसकी सास प्रेग्नेंट है, तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। इसके बाद आनंद और रीना सोना से बोलते हैं, सोना तुम क्या करने जा रही थी? अरे क्या हुआ अगर तुम इस उम्र में माँ बनने वाली हो? अरे तुम्हारी उम्र की अभी काफी ऐसी औरतें हैं जो माँ नहीं बन सकती हैं, और तुम्हें भी तो एक और बच्चे की चाहत थी, पर अमित के बाद हमें कोई संतान नहीं हुई। हाँ, मुझे एक और औलाद चाहिए थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझे नहीं चाहिए कोई। मुझे अब अपने पोता पोती के साथ खेलना है। जब से अमित को पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है। अमित, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आपकी माँ है। जैसे इन्होंने आपको जन्म दिया, अगर वैसे ही माँ जी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी हम क्यों सोचे दुनिया वालों के? क्या दुनिया वाले हमारे बारे में सोचते हैं? नहीं ना। माँ जी, मुझे और पापा जी को इस बच्चे से तो कोई एतराज नहीं, इसीलिए आप इस बच्चे को दुनिया में लाओगे। जिसको जो करना है वो कर ले। इस तरह से रीना और आनंद सोना को काफी सपोर्ट करते हैं और बहुत जल्द रीना को डिलीवरी पेन होता है, लेकिन रीना का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। तो वहीं दूसरी ओर सोना को लड़का होता है, जिसके बाद सोना अपना बच्चा अपनी बहू को सौंप देती है और इस तरह से अमित को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई बाप और सौतेला बच्चा। यह कहानी है रामपुर गांव के रहने वाले राजू की। राजू एक 12 वर्षीय लड़का था। राजू की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस कारण उसके पिता ने दूसरी शादी करके राजू की सौतेली माँ को अपने घर लेकर आए थे। राजू की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा अत्याचारी किस्म की औरत थी, जो कि राजू को आए दिन मारा पीटा करती थी। ऐसे ही एक दिन राजू अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों रे? खाना क्या तेरी मरी हुई माँ बना कर गई है जो तुझे खाने को दूं? पूरे दिन में कम से कम 5-6 बार तो तू खाना ही खा जाता है। इतना सारा खाना खाकर मोटा हो जा रहा है, थोड़ा कम खाया कर। और हाँ, खाना नहीं है अभी घर में। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, मेरे लिए कुछ बना दो ना खाने के लिए। अरे बड़ा जिद्दी बच्चा है तू। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। बाहर जा और कुछ काम कर, फिर मांगियो खाना मुझसे। अकेले तेरे पापा कितना कमाएंगे? राजू अपनी माँ से बहुत ज्यादा जिद करता है खाना बनाने के लिए और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को मारने लगती है। तभी वहाँ पर राजू के पापा आ जाते हैं। राजू के पापा ये सब देखकर राजू की मम्मी से कहते हैं, ये सब क्या कर रही हो तुम और क्यों मार रही हो राजू को? क्या किया है राजू ने? मारू नहीं तो क्या, इसका सारा दिन आवारा बच्चों के साथ मटर गश्ती करता रहे यही देखूं मैं? हाँ, मैंने जरा सा काम क्या कह दिया, ये मुझसे जबान लड़ा रहा है। तुम मेरी सौतेली माँ हो कह रहा है, मैं नहीं करूंगा ये काम। हाँ राजू, इस तरह से बात करी तूने अपनी माँ से? सही कह रही है ये? नहीं पापा, मैंने तो माँ से बस खाना मांगा था कि मुझे खाने को दे दो, सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया।
उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और कहती है कि जा बाहर जाकर कुछ काम कर, फिर खाना मिलेगा। हाँ हाँ, मैं तो सौतेली माँ हूँ ना, मैं तो तुझ पर हाथ भी नहीं उठा सकती। अब बच्चा सही या गलत करेगा तो उसे मैं ही तो समझाऊंगी ना। लेकिन राजू आपके सामने जब इतना झूठ बोल रहा है तो बाहर लोगों के सामने न जाने क्या क्या बोलता होगा। सब कुछ मेरे बारे में बताकर आता होगा, देख लीजिए। बदतमीज, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलते ही राजू के पापा उसे 2-3 थप्पड़ लगाते हैं, जिसके बाद राजू रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी राजू की माँ उसे आवाज लगाकर बुलाती है। राजू घर के अंदर आता है। राजू की माँ उसे बिना कुछ कहे मारने लगती है। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतना मार रही है? मारू नहीं तो क्या सारा दिन यहाँ वहाँ बच्चों के साथ मटर गश्ती करेगा? हाँ, घर में कुछ काम नहीं है क्या तुझे? या फिर माँ का तो कोई डर ही नहीं है? रुक, अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। राजू की माँ उसके पापा को आवाज लगाकर बुलाती है। तभी वहाँ राजू के पापा आते हैं। राजू की माँ राजू के पापा को राजू के खिलाफ भड़काने लगती है। राजू के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को मारने लगते हैं। तभी राजू के पापा कहते हैं, देख रहा हूँ मैं, तेरे से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ मैं। आए दिन तेरी शिकायतें आती रहती हैं। मैं कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ, तो जैसा तेरी माँ कहेगी तुझे वैसा ही करना होगा। अगर कोई भी शिकायत मुझे मिली तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा हमेशा के लिए। ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ ना। सुनाई दे रहा है ना राजू, मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए तेरी माँ से। तेरी माँ जो कहेगी वो तुझे करना होगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और कुछ दिन बाद राजू के पापा शहर चले जाते हैं। राजू अब अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता है। ऐसे ही एक रात राजू की माँ खुद से बात करते हुए कहती है, राजू के पापा तो घर पर नहीं है और यही अच्छा मौका है कि मैं राजू को घर से ही निकाल दूं, ताकि जब ये घर से निकल जाएगा तो सारा कुछ मेरा ही हो जाएगा। मैं इसके पापा से बोल दूंगी कि वो घर छोड़कर भाग गया है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तभी राजू की माँ रसोई में जाती है और वहाँ जाकर रसोई का सामान लाने लगती है और आटा जमीन पर बिखेर देती है और चावल जमीन पर बिखेर देती है और फिर राजू को आवाज लगाकर रसोई में बुलाती है और कहती है, ये सब क्या किया है तूने राजू? तूने पूरा का पूरा राशन का सत्यानाश कर दिया है। तुझे पता है राशन कितना महंगा आता है? मगर माँ, मैंने ये सब नहीं किया। तो क्या ये सब मैंने किया है? बहुत हो गया राजू, तूने नाक में दम कर रखा है। आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। राजू की माँ राजू को बुरी तरीके से मारती है और फिर उसे घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। राजू बेचारा आधी रात को यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाकर रो रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी राजू को चुप करवाते हुए कहता है, राजू क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता ये सब छोड़ो, बस तुम इतना बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है बच्चे? राजू उस आदमी को अपनी सारी बात बताता है, जिसके बाद वो आदमी राजू से कहता है, राजू तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें अपने उस घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। इतना बोलकर वो आदमी राजू को अपने साथ एक घर पर ले जाता है। उस घर पर बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं, जिन बच्चों का पालन पोषण वो आदमी खुद करता है। ये सब देखकर राजू उस आदमी से कहता है, ये सब क्या है और यहाँ इतने सारे बच्चे? राजू ये बच्चे तुम्हारी तरह ही है। इनका भी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और इनकी जरूरत की चीजों को इन्हें देता हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों करते हो? राजू बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हुआ करती थी और मुझे अपनी जादुई शक्ति का बहुत ही ज्यादा घमंड हुआ करता था। और इस घमंड में मैं इतना चूर था कि मुझसे अनजाने में एक जानवर का बच्चा मेरे हाथों से मारा गया। उस बच्चे की माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए छिन गई थी। ये शक्तियाँ तभी वापस आएंगी जब मैं साफ मन से इसका पश्चाताप करूंगा। और तब से मैंने ठान लिया
कि मैंने जो पाप किया है उसका पश्चाताप मैं इस तरह से करूँगा। जो भी बेसहारा बच्चे हैं उनका मैं जादुई बाप बनूंगा और उनकी मदद करूंगा, उनको अच्छी परवरिश दूंगा। और यहाँ जितने सारे बच्चे हैं सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं इन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। साथ ही खाने पीने से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब से तुम भी यहाँ पर रहोगे और ये सारे बच्चे मुझे पिताजी कहकर बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे अपना पिता ही समझो। ये सब सुनकर राजू उस आदमी को गले से लगा लेता है। वो जादुई बाप जादू से सभी बच्चों के लिए खाना लाता है और अगली सुबह सभी बच्चों को जादू से तैयार करके स्कूल भेजता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब वो जादुई बाप जादू की मदद से उन बच्चों को पढ़ाता है और लिखाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और राजू पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है।